Hi, welcome to the class. Very important class. This is on Senvat credit scheme. Now we are going to discuss this scheme. ये स्कीम इतना इम्पोर्टेंट है, ये एक्साइज में भी सर्विस टैक्स में भी है, एंड दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट टूल इन वैल्यू एडेड टैक्सेशन स्कीम. तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट ये समझाऊंगा कि ये स्कीम क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है. सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, सेनवेट क्रेडिट स्कीम कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट यही है. पॉइंट नंबर 1 देखिए, अभी ये जो सीख रहे आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट सीख रहे, ये कॉन्सेप्ट आगे आप जीएसटी में जाएंगे, जीएसटी रेजिम में तो जा ही रहे, जीएसटी में भी सेम कॉन्सेप्ट कैरी करेंगे, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज concept based on value added tax. In indirect taxes, earlier in introductory classes also I was talking about it. So indirect taxes are basically दो प्रकार के होते हैं. वो कैसे होते हैं? टैक्स ऑन ग्रॉस वैल्यू टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन. ये दो कॉन्सेप्ट है. ग्रॉस वैल्यू पे टैक्स लगता है या वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है. पुराने जमाने में ये तो आउटडेटेड है, ये कॉन्सेप्ट आउटडेटेड, आप कोई यूज नहीं करते. मोस्टली दुनिया में इसको तो खत्म ही कर दिया, आउटडेटेड है. ग्रॉस वैल्यू पे टैक्स लगाओगे तो इफेक्ट ये होता है, इसका कास्केडिंग इफेक्ट होता है. कास्केडिंग इफेक्ट मीन्स टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगेगा, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब. और यहाँ पे वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाओगे तो लेटेस्ट है, मॉडर्न है. में पर्टिकुलरली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया में ट्रेंड चेंज हो गया. मोस्ट एक एक कंट्री करके ग्रॉस वैल्यू कॉन्सेप्ट सिस्टम से वैल्यू एडिशन सिस्टम पे स्विच ओवर कर रहे हैं. तो इंडिया ने भी स्विच ओवर किया. तो ये मॉडर्न है और नो कास्केडिंग इफेक्ट. कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है तो मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम होगा, मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम होगा. तो कंज्यूमर के लिए भी, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के लिए भी, रेवेन्यू के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी. एंड यू कैन से ए लिटिल बिट रेवेन्यू लॉस होगा गवर्नमेंट को, लेकिन कंज्यूमर के लिए तो कन्वीनियंट है. तो टैक्स के नाम पे प्राइसेस तो नहीं बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन ऑफ प्राइसेस ड्यू टू टैक्स. सो देर विल बी पब्लिक अनरेस्ट. ऐसा हो कुछ हुआ तो पब्लिक अनरेस्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि पब्लिक अनरेस्ट इट अफेक्ट्स द गवर्नमेंट, इट अफेक्ट्स द पार्टी. कोई गवर्नमेंट नहीं चाहता कोई पब्लिक अनरेस्ट हो, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहता. सो नो कास्केडिंग इफेक्ट, इसकी स्पेशलिटी है. कास्केडिंग इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं होगा, मोस्टली नहीं होगा. कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव्ड है. तो आज के जमाने में इंडिया में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखा जाए, मोस्ट ऑफ द टैक्सेस इन इंडिया और टैक्सेस ऑन वैल्यू एडिशन. इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट टैक्सेस में कैरी मत करना. टैक्सेस ऑन वैल्यू एडिशन, नॉट ऑन ग्रॉस वैल्यू. बट अभी भी एक एक्सेप्शन है, मैंने ऑलरेडी बताया था. CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इज अ टैक्स ऑन ग्रॉस वैल्यू. अनफॉर्चुनेटली वो भी खत्म हो रहे हैं ना जीएसटी में. व्हेन वी स्विच ओवर टू जीएसटी में सब कुछ मतलब
एंटायर इनडायरेक्ट टैक्सेस का स्ट्रक्चर है तो वैल्यू एडिशन के फाउंडेशन पर एंटायर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडिशन। तो जितना भी मैं भाषण दूं कोई फायदा नहीं, जब तक मैं प्रैक्टिकली ना समझाऊं तब तक तो इसका कोई फायदा नहीं। सो ग्रॉस वैल्यू पे टैक्स कैसे लग रहा था और वैल्यू एडिशन पे कैसे टैक्स लगेगा, वो तो एक न्यूमेरिकल छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा, तो आप समझ जाओगे। तो इसके बाद फिर स्कीम के बारे में जाएंगे। सो लेट मी हैव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन regarding the concept of indirect taxes, where tax is collected on gross value, tax is collected on value addition। चलिए आपको ले चलते एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। हम मान के चलते हैं टैक्स ऑन ग्रॉस वैल्यू, ये ग्रॉस वैल्यू पे टैक्स लगाते तो क्या होता है। अगेन टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन क्या होता है। ओके, टैक्स ऑन ग्रॉस वैल्यू और टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। चलिए स्मॉल एग्जांपल लेते हैं। से ए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, केवल एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेशन लेते हैं। मैं हाइपोथेटिकल फिगर्स ले रहा हूं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल से 1 लाख रुपीज एंड एक्साइज ड्यूटी, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, एट द रेट ऑफ 10%, ड्यूटी 10% ले रहा हूं, तो ड्यूटी सहित ये हो गया 1,10,000 हो गया, एंड टोटल कॉस्ट हो गया आपका 1,10,000। दिस इज पॉइंट नंबर 1। एंड मटेरियल के बाद कन्वर्जन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कन्वर्जन कॉस्ट, all overheads etc., the expenses incurred in converting the input into output। conversion cost से 1,50,000, 1,50,000 ले रहा हूं, तो 1,50,000 ऐड करोगे तो क्या आ रहा है 260 आ रहा है, एंड 260 इज योर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहो, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहो, टोटली कॉस्ट ही आपका। एंड इस कॉस्ट में आप एज ए मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, से प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10%, वेरी रीजनेबल प्रॉफिट, से 26,000 प्रॉफिट आ गया। अब नेट क्या आ रहा है यहाँ पे 286,000 प्राइस बिफोर टैक्स, और यू कैन से ड्यूटी। यहाँ पे तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी ना, मान लो ये रिमूव कर रहे हो तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी। ये दिस इज अ प्राइस बिफोर टैक्स। ओके, दिस इज पीबीटी, प्राइस बिफोर टैक्स। एंड नाउ द क्वेश्चन, एक्साइज ड्यूटी, मान लो इस पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, फाइनल प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है से 10%, 28,600 बराबर 28,600। सो ऐड करूंगा तो क्या आ रहा है यहाँ पे 314,600। अब आप देखिए, एनालाइज कीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं। व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, एक कॉन्सेप्ट जब समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के लिए जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए।
मटेरियल कॉस्ट 1 लाख का सिंपल कॉस्ट शीट है, ये मटेरियल कॉस्ट है, उस पर एक्साइज ड्यूटी पे किया 10%, ये आ गया 1,10,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000, ठीक है, तो 260 हो गया टोटल कॉस्ट। एंड उस पर मैन्युफैक्चरर एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ता ही तो है, तो अपना प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ता है, तो जोड़ दिया तो कितना हो गया 26,000, टोटल 286,000 इज द प्राइस बिफोर ड्यूटी। एंड इसमें एक्साइज ड्यूटी 10% ऐड कर रहा है, तो टोटल 314,600। So ultimate the customer is paying 3,14,600. तो यहाँ तक तो है, ठीक है, बट व्हाट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे क्या ठीक नहीं है वो देखना हमें, वो समझना हमें। यहाँ पे मटेरियल पे टैक्स लगा 10,000 और वो जुड़ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट में जुड़ गया, और यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी जोड़ रहे हो 10%, 28,600 जो जोड़ रहे हो उसमें 10,000 भी तो शामिल है, इस पे भी तो ड्यूटी लगी, और टोटल पे 10% प्रॉफिट ऐड कर रहे हो 26,000 जब ऐड कर रहे हो इस एलिमेंट पे जब जोड़ दिया तो ये भी इसका 10%, तो मटेरियल कॉस्ट का 10% हो गया। एक तो टैक्स है 10,000 और यहाँ पे प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ रहे हो तो इसका 10% 1,000 हो गया, 11,000 इन्फ्लेटेड है यहाँ पे। ये जो टैक्स जो 28,600 आया उसमें 11,000 का इन्फ्लेशन, आप समझो, ओके। वही आप वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाते हैं तो कैसे होता है पता है आपको? वही वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाते हैं तो केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। वो कैसे देखें? वैल्यू एडिशन का टैक्सेशन सिस्टम में कैसे करते हैं? सेम मटेरियल का 1 लाख है एंड ड्यूटी जो है, ड्यूटी इसमें नहीं जुड़ेगा, इट इज टेकन एज क्रेडिट। यहां अलग से जोड़ रहा हूं मैं 10,000 रुपये, अलग से दिखा रहा हूं, कास्ट पार्ट नहीं बनेगा ये। प्लस कन्वर्शन का 1,50,000 तो है, मैं ले रहा हूं 1,50,000 लिया, तो 1,50,000 लिया तो कॉस्ट मेरा बन गया 2,50,000 rupees, and on this 2,50,000 rupees, this is my cost, I add profit at the rate of 10%, 25,000 आ रहे हैं, so obviously price before duty or tax whatever it is, ड्यूटी जोड़ने से पहले वैल्यू है, ये आ गया 275,000 रुपीज। यहाँ पे ड्यूटी जुड़ा नहीं, क्योंकि ड्यूटी का क्रेडिट मिलता है तो ड्यूटी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो इसलिए टू दिस एक्सटेंट 260 यहाँ आया तो 250 यहाँ आया, 10,000 कम है, और प्रॉफिट यहाँ 25,000 आया, यहाँ 26,000 आया, राइट। और 275 में अब टैक्स लगेगा, ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी 10% फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट पे 10% एक्साइज ड्यूटी जोड़ रहे हैं, यहाँ भी तो जोड़ा, यहाँ भी जोड़ रहे हैं, यहाँ भी जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 27,500 आ रहा है। अब बताइए 27,500 जो आ रहा है, इनको भी जोड़ते, टोटल आ रहा है आपका 302,500,
यहाँ 314,600 आया, 302,500 आया, दैट इज बिकॉज ऑफ टैक्स। टर्मिनल टैक्स देखेंगे, फाइनली यहाँ 27,500 आया, 28,600 आया, डिफरेंस कितना आया 1100। हेलो 28,600, 27, 1100, 1100 कहां से आया, यहाँ 10,000 का 10,000 का 10% और 1000 का प्रॉफिट एलिमेंट का 10%। सॉरी, टोटल यहाँ और यहाँ मिला के 11,000 है, 11,000 का 10% 1100 एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि टैक्स पे टैक्स लगा। आराम से कूलली, ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है ये, इसलिए ये क्लास सुनने के बाद, समझने के बाद, थोड़ा और समझने के लिए एक बार और whenever you have time you come back and do it, rumination, you ruminate it, come back and do it again। जब तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तब तक देखते रहो क्या हो रहा है। ये तो सिंपल कॉस्ट शीट है, फर्स्ट पिक में ही समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे 27,500 टैक्स ये मैन्युफैक्चरर पे नहीं करेगा, टोटल पे मटेरियल प्लस ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर 27,500 हुआ टैक्स, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड है, यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड है, एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है, और मटेरियल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है, प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है। अब ये 27,500 में से ऑलरेडी मटेरियल पे टैक्स लगा, और मटेरियल को ऑलरेडी दोबारा इंक्लूड कर रहे हो तो दोबारा टैक्स ना लगे, इसलिए मटेरियल पे जो टोटल टैक्स माइनस इनपुट टैक्स दैट इज 10,000 माइनस करके मैं यहां लिख रहा हूं 27,500, ये क्या करेगा, नेट 17,500 ही पे करेगा। इसका मतलब है इनपुट लेवल पे 10,000 पे किया, आउटपुट लेवल पे 17,500 पे किया, टोटल 27,500 पे कर रहा है, 2 दफा पे किया, मटेरियल का 10,000 पे किया और बैलेंस 17,500, टोटल कुल मिला के 27,500। यहां पे कितना पे किया टैक्स देखिए, मटेरियल पे 10,000 पे किया और यहां पे फाइनली 28,600 पे किया, टोटल आपके पॉकेट से 38,600 गया और यहां पे टोटल 27,500 गया। लुक एट द डिफरेंस, आपको नजर आ रहा है? तो 11,100 ये 11,100 क्यों आए? एक तो इसका 10% तो 11,000 हो गया, उसके ऊपर 10%, सो 10,000 प्लस 1,100, 10,000 प्लस 1,100, तो 11,000। एक तो ये 10,000 है, यहाँ प्रॉफिट एलिमेंट में इसके ऊपर भी 10% लगा तो 10,000 प्लस 1,000 यहाँ एक्सेस 11,000 हो गया, और 11,000 पे 10% लगाओ 1,100, 11,000 1% 10% लगाओ इसके ऊपर 100, क्योंकि इसके ऊपर तो इसके ऊपर भी तो टैक्स लगा, सो 11,100 एक्स्ट्रा टैक्स जा रहा है। गवर्नमेंट के लिए तो सही है, ये ग्रॉस वैल्यू पे टैक्स लेना गवर्नमेंट के लिए सही है, और ट्रेडर बिजनेसमैन के लिए भी सही है, क्योंकि ये इसका आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, इसने ड्यूटी पे किया तो इसके पॉकेट से पैसा गया, इसका भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेगा, प्रॉफिट लगा देगा, इस पर भी प्रॉफिट कमाएगा। यहाँ पे तो प्रॉफिट ये अलग है, इसमें तो एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो इसी पे टैक्स लगा रहा है, प्रॉफिट एलिमेंट लगा रहा है, इसलिए तो यहाँ 25,000 लगा रहा है और तो 26,000 लगा रहा है। लुक एट द कॉन्सेप्ट, सो दिस इज टैक्स ऑन ग्रॉस वैल्यू, दिस इज टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। टैक्स ऑफ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगेगा, टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा, या तो टैक्स पे टैक्स नहीं लगा, 10,000 पे टैक्स नहीं लगा, और उल्टा टोटल पे जो टैक्स लगा उसमें से ये माइनस हुआ, तो माइनस हुआ तो कितना पे कर रहा है ये? पहली बार जब मटेरियल लाया 10,000 पे किया इसने, और इसके बाद
वैल्यू एडिशन पे 17,500 पे किया, 2 दफा पे किया, टोटल 27,500 मटेरियल लेवल पे एंड वैल्यू एडिशन लेवल पे। यहाँ पे तो 2 बार पे किया, मटेरियल पे भी पे किया और टोटल पे भी पे किया, ये तो इन्फ्लेट हो गया। तो नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। ग्रॉस वैल्यू मेथड पे टैक्स लगता है, बर्डन टैक्स बर्डन बहुत होता है कंज्यूमर पर और प्राइसेस तो इंक्रीज होंगे। दिस इज नॉट इन एनी वे डिजायरेबल फॉर एनी गवर्नमेंट। पब्लिक रेवोल्यूशन तो आएगा, प्राइसेस अननेसेसरीली इन्फ्लेट होंगे, पब्लिक रिएक्शन बहुत होगा, तो पार्टीज कैनॉट सर्वाइव, गवर्नमेंट कैनॉट सस्टेन। तो ये सिस्टम से ये सिस्टम शिफ्ट किया, ये तो दिस इज अ वेरी प्लॉजिबल एक्सेप्टेबल सिस्टम। दुनिया भर में इनडायरेक्ट टैक्सेस में वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगा रहे हैं, ग्रॉस वैल्यू पे नहीं लगा रहे। डन। तो वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाने का तरीका, इसका मेथोडोलॉजी क्या है? इनपुट लेवल पे जो टैक्सेस लग रहे हैं उनको कॉस्ट में जुड़ना नहीं चाहिए, उनका कॉस्ट में जुड़ना नहीं चाहिए, और उनका जिसको कहते हैं क्रेडिट मिलना चाहिए, इसका तो क्रेडिट है। और यहाँ फाइनल प्रोडक्ट पे जो ड्यूटी लग रही है इसके साथ सेट ऑफ कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। 27,500 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 17,500, एडजस्टमेंट भी मिल रहा है, टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है। तो इस स्कीम को इनपुट क्रेडिट स्कीम कहते हैं। और हमारे सामने जो स्कीम है एक्साइज एंड सर्विस टैक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हमारे पास तो वैल्यू एडेड टैक्सेशन स्कीम के लिए तो इम्पोर्टेंट टूल है, इस टूल को सेनवैट क्रेडिट स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेनवैट क्रेडिट स्कीम। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आया समझ में, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड वेयर वी आर नाउ, there are two systems of taxation. One is tax on gross value and the other one is tax on value addition, and we are following tax on value addition system for a long time. आज की बात नहीं, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाने का सिलसिला अब आज नहीं, कई सालों से जारी है। कैसे कई सालों से जारी है? ये स्कीम हमने इंडिया में वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाने का स्कीम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले एक्साइज में, सेंट्रल एक्साइज में हमने इंट्रोड्यूस किया था इस स्कीम। क्योंकि आपको पता है इंडिया में एक एक एक्टिविटी का अलग से टैक्स लगता है। मैन्युफैक्चर करोगे तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, सेल करोगे तो सेल्स टैक्स लगता है, सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आज के डेट में सर्विस टैक्स लगता है। सेल्स टैक्स में भी फिर डिफरेंसेस है, लोकल सेल है तो वैट लगता है, इंटर स्टेट सेल है तो सीएसटी लगती है। इस तरह हर प्रकार की एक्टिविटी पे टैक्स लगता है। टैक्सेशन सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है और डिफरेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये वो करके सिस्टम्स आ गए। सर्विस टैक्स का डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, लोकल सेल्स टैक्स का सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, इतने सारे कंप्लायंसेस है, कंबरसम प्रोसीजर है। और सेल करोगे तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाओगे, उनके साथ जो भी फॉर्मेलिटीज है कंप्लीट करोगे। एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग है तो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास जाओगे, सर्विसेज है तो फिर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में जाओगे। ये सारा बड़ा हंगामा हो गया। इस हंगामे से बचने के लिए ही अभी ये उपाय ढूंढ निकाला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। गुड्स पे, सर्विस टैक्स पे या दोनों पे, या सर्विस प्रोवाइड करो या गुड्स डील करो, गुड्स सेल करो या गुड्स मैन्युफैक्चर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऐसे 3 टैक्सेस नहीं है, एक ही टैक्स है जिसका नाम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑफ कोर्स सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल के 2 टैक्सेस हैं। ये कॉन्सेप्ट इसलिए लगाया। अब सेल का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, सप्लाई। जीएसटी में तो सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, supply of goods, supply of services. Supply of goods may be for the purpose of sale or may be for anything whatsoever. तो इस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे, डेवलप करते जा रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में सेंट्रल एक्साइज पे हमने वैल्यू एडेड टैक्सेशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया। अब जो वैल्यू एडेड टैक्सेशन स्कीम बनाने के लिए कोई टूल की जरूरत है, उस टूल का नाम था मोडवैट स्कीम। मोडवैट
मॉडवेट स्कीम के द्वारा 1986-87। और इसके बाद ये तो एक्साइज में चल रहा था, इसके बाद क्या किया इन्होंने, सर्विस टैक्स आ गया। सर्विस टैक्स में सर्विस टैक्स क्रेडिट स्कीम, सर्विस टैक्स क्रेडिट स्कीम के नाम पे ये 2002 में ये सर्विस टैक्स के अंदर लगाया था। तो इतने में मॉडवेट स्कीम का नाम चेंज करके एक्साइज में इसका सेनवैट क्रेडिट रखा, सेनवैट क्रेडिट नाम रखा 2001 में, 2000 से वैसे, लेकिन अलग से रूल्स बनाया 2001 में सेनवैट क्रेडिट। तो मॉडवेट का नाम बदल गया सेनवैट क्रेडिट एक्साइज में। सर्विस टैक्स का क्रेडिट 2002 में इंट्रोड्यूस किया। सर्विस टैक्स में भी तो यही चक्कर है, सर्विस टैक्स जब इंट्रोड्यूस किया तो ग्रॉस वैल्यू पे टैक्स था वो, और इसको वैल्यू एडेड टैक्स बना दिया। वैल्यू एडेड टैक्स बनाने के लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया, सर्विस टैक्स क्रेडिट रूल्स 2002। फाइनली सर्विस टैक्स एंड एक्साइज दोनों को इंटीग्रेट करके इकट्ठा स्कीम बना दिया, सेनवैट क्रेडिट स्कीम, सेनवैट क्रेडिट स्कीम बना दिया। इसका नाम रखा सेनवैट क्रेडिट रूल्स 2004। 2004 में एक इंटीग्रेटेड वैल्यू एडेड टैक्सेशन का इंपॉर्टेंट टूल क्रेडिट स्कीम बना, इसका नाम है सेनवैट क्रेडिट रूल्स 2004। इसमें सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज दोनों को दोनों को इंटीग्रेट किया, दोनों को मिला दिया, क्योंकि दोनों सेंट्रल टैक्सेस हैं, मिलाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेल्स टैक्स तो अलग है, सेल्स टैक्स को तो मिला नहीं सकते, स्टेट गवर्नमेंट्स रेडी नहीं थे। इससे पहले क्या किया था, एज ए स्टेप फॉरवर्ड 2004 में तो एक्साइज एंड सर्विस टैक्स दोनों वैल्यू एडेड टैक्सेस बन गए। पहले तो ग्रॉस वैल्यू के टैक्सेस थे, अब वैल्यू एडेड टैक्सेस फुल फ्लेज्ड बन गए, इंटीग्रेटेड वो भी। मगर व्हाट अबाउट सेल्स टैक्स? सेल्स टैक्स तो लोकल सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। ये तो ग्रॉस वैल्यू पे ही टैक्स लगा रहे थे, टैक्स पे टैक्स लग रहा था। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज तो है, एक्सपोर्ट्स पे भी टैक्स लग रहा था, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तब इन्होंने क्या सोचा, ये सेल्स टैक्स सिस्टम को भी वैल्यू एडेड टैक्स बनाना है। पर्टिकुलरली मेजर चंक, मेजर एरिया तो लोकल सेल्स टैक्स है, इसीलिए लोकल सेल्स टैक्स को क्या करना, इसको वैल्यू एडेड टैक्स बनाना। तो इससे पहले जनरल सेल्स टैक्स ऐसा करके कहते थे, इसको 2003 से लेकर 2008 तक ये प्रोसेस है, इतने साल लगे। 2002 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फाइनली 2008 तक एंड हो गया। यहाँ पे वैट इंट्रोड्यूस किया, वैल्यू एडेड टैक्स, इसका नाम ही वैट रखा। लोकल सेल्स टैक्स का नाम रखा वैल्यू एडेड टैक्स। तो लोकल सेल्स टैक्स को वैल्यू एडेड टैक्स बना दिया। तो वैल्यू एडेड टैक्स बना के केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाने का स्कीम इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अभी भी, आज तक भी सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है, ग्रॉस वैल्यू का टैक्स है अभी भी। एक सीएसटी छोड़ के इंडिया में जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है, पर्टिकुलरली एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड वैट, चाहे सेल्स टैक्स का नाम लो, सर्विस टैक्स का नाम लो, एक्साइज का नाम लो, ये तीनों वैल्यू एडेड टैक्सेस बन गए। ग्रॉस वैल्यू पे नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगने लगे। तो यहाँ तक इस मुकाम पे पहुंचे। और आगे एक स्टेप और आगे, वो कैसे, गुड्स एंड सर्विसेज को दोनों को मर्ज करके सीएसटी को खत्म करके जीएसटी बना दिया, जीएसटी एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल के और इंटीग्रेटेड लेवल के तीन टैक्सेस, तीन लॉज बना दिए। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में तीन पार्ट्स है, लोकल, स्टेट लेवल लेवी, सेंट्रल लेवी प्लस इंटीग्रेटेड, इंटर स्टेट ट्रांसैक्शन।
बिटवीन टू स्टेट्स ट्रांसैक्शन होता तो इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा। तो इस तरह टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है इसको, तो टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम को वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम परिपूर्ण रूप से बना दिया गवर्नमेंट ने। तो ये कहानी है वैल्यू एडिशन की। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू का टैक्स क्या होता है, एग्जाम्पल के सहित आपने देखा। अब हमें पढ़ना है कि सेनवैट क्रेडिट स्कीम। आइए, सेनवैट क्रेडिट स्कीम ये क्या है फिर, व्हाट इज सेनवैट क्रेडिट स्कीम? बहुत सिंपल, it is a tool, सेनवैट क्रेडिट स्कीम is a tool in value added taxation scheme। वैल्यू एडेड टैक्सेशन स्कीम जो भी है, इस स्कीम का ये टूल है। इस टूल के चलते टैक्सेशन सिस्टम वैल्यू एडेड टैक्स बनेगा। ये टूल नहीं होता, इस टूल को यूज नहीं करते तो ये टैक्स ऑन ग्रॉस वैल्यू ही होता, वैल्यू एडेड टैक्स का नहीं होता। इट इज अ टूल, इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन वैल्यू एडेड टैक्सेशन स्कीम। एंड आज के डेट में देखा जाए तो सेल्स टैक्स के अंदर, सेल्स टैक्स, लोकल सेल्स टैक्स के अंदर भी, जिसको वैट कहते हैं हम, वैट के अंदर भी ये टूल है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। जो हम सेनवैट क्रेडिट, जिस चीज को हम सेनवैट क्रेडिट बोलते हैं उस चीज को इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। सेल्स टैक्स लेवल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट है, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स लेवल पे इसको सेनवैट क्रेडिट स्कीम बोलते हैं। बात वही है, एक्साइज ड्यूटी और इनपुट सर्विसेज लेवल का क्रेडिट मिलता है तो इसको सेनवैट क्रेडिट बोलते हैं। सेल्स टैक्स लेवल पे परचेज पे जो टैक्स पे करते हैं उसका क्रेडिट है, उसको आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बात वही है। तो वही ये टूल है। इस टूल के माध्यम से टैक्सेशन सिस्टम को वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम वो कहते हैं। एंड दिस स्कीम इज applicable to both services and excise, सेंट्रल एक्साइज के लिए भी, सर्विसेज के लिए भी, गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड टैक्सेबल सर्विसेज दोनों के लिए अप्लीकेबल है, दोनों के लिए कॉमन है। बट द ओनली थिंग इज, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लीजिए, द ओनली थिंग इज दिस इज एज फार एज सर्विस मैटर्स आर कंसर्न, सर्विस मैटर्स आर कंसर्न, तो नॉट अप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि सर्विस टैक्स जम्मू एंड कश्मीर के लिए अप्लीकेबल नहीं है ना, नॉट अप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में भी मैन्युफैक्चरर है तो अप्लीकेबल है। सपोज somebody is मैन्युफैक्चरिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, उसके लिए तो सेनवैट क्रेडिट स्कीम अप्लीकेबल है, उतना ही डिफरेंस है। सर्विस पे इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो तो सर्विस टैक्स भी नहीं पे करता, वैसे क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंड एक्साइज ड्यूटी पे करता है, एक्साइज ड्यूटी पे करने के लिए तो सेनवैट क्रेडिट यूज कर रहा है। बट सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर ना तो सर्विस टैक्स पे करेगा जम्मू एंड कश्मीर का, ना इसको सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, ना एक्साइज ड्यूटी का, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर के लिए तो सर्विस टैक्स देना नहीं है। जब सर्विस टैक्स देना नहीं है तो ना क्रेडिट की कोई गुंजाइश है, ना कोई टैक्स पे करने की जरूरत है। सो नॉट अप्लीकेबल टू, एज फार एज सर्विस टैक्स इज कंसर्न, सर्विस टैक्स मैटर्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए अप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया अप्लीकेबल है ही। ओके, सो दिस इज बेसिकली input tax credit scheme. It's a tool in value added taxation system, and how it operates, because this is applicable to both manufacturer and service providers, except those service providers in Jammu and Kashmir. So मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स दोनों के लिए अप्लीकेबल है ये स्कीम। वो कैसे अप्लीकेबल है, कैसे अप्लाई करते, क्या करते, तो विल कम बैक टू सी अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द स्कीम। नेक्स्ट, brief working or scheme of the scheme. What is the scheme?
सेनवेट क्रेडिट, अभी तो कॉन्सेप्ट देखा हमने, नेक्स्ट क्या देखना, स्कीम क्या है, सेनवेट क्रेडिट का स्कीम क्या है ये देखेंगे. विल कम बैक आफ्टर ए ब्रीफ break, we will come back to do what is the scheme about. Okay, we will come back to do that also.